पढ़ा था। मैट्रिक्स में हमें एलिमेंट फाइंड करना, कि कोई मैट्रिक्स हमें दे रखी है तो हमें वो मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे। मैट्रिक्स फाइंड करने का तरीका मैंने बताया था कि अगर हमें ऑर्डर गिवन होता है तो हम उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक इमेजरी बना लेंगे मैट्रिक्स और उसके हर एलिमेंट को फाइंड कर लेंगे। ए आई जे का फॉर्मूला बताया था, जिसमें आई होता है आपके पास नंबर ऑफ रो और जे होता है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें और इसमें देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। नेक्स्ट है आपका इसमें टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टाइप, मतलब मैट्रिक्स किस किस टाइप की होती है, उसको कैसे हम शो करते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे, तो ये सारी चीजें देखते हैं हम, ध्यान से समझना। अब हम इसमें मैट्रिक्स का फर्स्ट टाइप, सभी को क्लियर दिख रहा है ना? किसी को अगर जैसे जो लेटर लिख रखे हैं, वर्ड लिख रखे हैं छोटे, वो समझ में नहीं आ रही तो एक बार मैसेज करके इन्फॉर्म कर देना, कोई प्रॉब्लम, और बड़े लिख देंगे। तो देखो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं मैट्रिक्स का फर्स्ट टाइप जो है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? कॉलम मैट्रिक्स के अंदर ध्यान से सुनना बेटा कि हमारे पास जो भी मैट्रिक्स होती है उस मैट्रिक्स के अंदर केवल और केवल एक ही कॉलम हो, बाकी उसमें कितने भी एलिमेंट हो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल एक सिंगल एलिमेंट हो, केवल एक सिंगल कॉलम हो, उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखेंगे हम, उसके थ्रू समझेंगे, कोई डाउट होगा तो वो क्लियर करेंगे। देखो मैंने कहा इसमें केवल आपके पास एक सिंगल कॉलम होगा, एक आपके पास सिंगल कॉलम होगा। सिंगल कॉलम का मतलब है कि आपके पास केवल एक ही कॉलम होगा, सेकंड कॉलम होगा ही नहीं। तो इसका मतलब जैसे हम एक एग्जांपल लें, कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, जिसमें मैंने एलिमेंट लिखा ए बी सी डी, ये केवल फर्स्ट कॉलम चल रहा है, फर्स्ट कॉलम चल रहा है। अब क्या हम इसमें सेकंड कॉलम अरेंज करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें केवल कहा गया है कि इसमें केवल एक सिंगल कॉलम होगा। तो सिंगल कॉलम होगा तो आप इसमें जो एलिमेंट है ए बी सी डी लिखें, इस कॉलम को तो कितना भी बड़ा लिखो, एक जो कॉलम आपने लिखा है उस कॉलम को चाहे कितना भी बड़ा लिखो, चाहे उसमें कितने भी एलिमेंट लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ध्यान रखिए उसमें सेकंड कॉलम स्टार्ट नहीं करेंगे, केवल और केवल एक सिंगल कॉलम ही होगा। तो इसका मतलब ये आपके पास एक मैट्रिक्स होगी जिसको आप क्या बोल सकते हैं? कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब इसमें आप ये कहो कि सर इसमें कितने एलिमेंट होंगे एक कॉलम में? एक कॉलम में जितने भी एलिमेंट हैं, इसकी कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन बस कितनी सी है कि जो आप कॉलम मैट्रिक्स लिखते हो इसमें केवल और केवल एक सिंगल कॉलम ही होगा, सेकंड कॉलम नहीं होगा। तो देखो हम इसका अगर ऑर्डर लिखना चाहिए तो इसका ऑर्डर हो गया आपके पास। अब ऑर्डर लिखने के लिए पहले नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितने आपके पास में? तो फर्स्ट रो तो ऐसे काउंट करते हैं हम हॉरिजॉन्टल, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो ये आपके पास कितनी आपके पास रो है? 4 रो है। तो पहले हम रो लिखेंगे और बाद में क्या लिखेंगे? कॉलम। तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 × 1 जो मैंने मैट्रिक्स एग्जांपल लिया है इसका आपके पास ऑर्डर है 4 × 1। इसमें 4 तो रो है और 1 कॉलम है। इसमें 4 रो है 1 कॉलम है। इसका मतलब हम ये देख सकते हैं इसमें केवल और केवल एक ही कॉलम है। कॉलम मैट्रिक्स सभी को समझ में आ गया? कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है केवल और केवल कॉलम पे ध्यान देना है, नंबर ऑफ कॉलम पे। आपके पास केवल और केवल एक ही कॉलम होना चाहिए। अगर हम इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो जनरल फॉर्मूला अगर लिखना चाहें इन जनरल कॉलम मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं A = कोई भी मैट्रिक्स इसके एलिमेंट आपको दे रखे हैं, इसमें आपके पास नंबर ऑफ रो तो कितनी भी हो सकती हैं,
तो नंबर ऑफ रो आपके पास मान लो कि m है और कॉलम कितने हैं 1। तो ये जनरल फॉर्मूला लिखा है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि इसको कैसे याद रखें। आपको केवल बस इतना देखना है कि हमें नंबर ऑफ जो कॉलम है वो आपका 1 होना चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉलम 1 होना चाहिए, ये हम यहाँ पे इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें सेकेंड टाइप देखते हैं। रो मैट्रिक्स। देखो बच्चों, नोट बाद में कर लेना, मैं नोट करने के लिए टाइम दे दूंगा आपको। एक बार आप इसको अच्छे से समझ लें, क्योंकि एक बार समझ लिया तो ये पूरा याद ही हो जाएगा, फिर आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, नोटबुक पढ़ने की जरूरत नहीं। आप वैसे भी इंटेलिजेंट हो सारे बच्चे, मुझे सब पे विश्वास है। आप एक बार देख लो कि आपको याद हो गया, क्योंकि आप वैसे भी एक बार देखा हो बोलते नहीं हो। एक बार जो देख लिया आप तो रिकॉर्डिंग ही समझ लो, कैमरे से भी तेज आपकी मेमोरी को। तो देखो अब इसमें रो मैट्रिक्स देख रहे हैं हम, तो रो मैट्रिक्स के अंदर कैसे समझेंगे कि जो रो मैट्रिक्स होती है, रो मैट्रिक्स में आपको केवल और केवल एक सिंगल रो, इसकी यही कंडीशन है कि जो रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स की कंडीशन है आपके पास केवल और केवल एक ही रो होगी। तो आप चाहे उसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने भी लिखो, अब यहाँ पे कॉलम की कंडीशन हट गई, आप नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितने भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ रो फिक्स रहेंगी और नंबर ऑफ रो कितनी रहेंगी 1। इसका मतलब अगर हम इसमें कोई एग्जांपल लें, इसमें मैंने एलिमेंट लिखा A B C D E, ये लिख दिया। इसमें हमारे पास कितनी रो है, केवल और केवल एक सिंगल रो है। आपने सेकेंड रो स्टार्ट नहीं करी, क्यों नहीं की? क्योंकि हमारे पास कंडीशन थी कि जो आप रो मैट्रिक्स लिखेंगे उस रो मैट्रिक्स में केवल और केवल एक सिंगल रो होगी। तो सिंगल रो होगी तो आप सेकेंड रो स्टार्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो इसका ऑर्डर हो गया 1 × 5। तो यहाँ पे बस एक ही कंडीशन ध्यान रखनी थी, हमने वही ध्यान रखी कि यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ रो है वो केवल कितनी होनी चाहिए 1। तो नंबर ऑफ रो का ध्यान रखना है रो मैट्रिक्स में। या आपसे कोई पूछे इस टाइप से एग्जांपल लिखिए, ये कौन से टाइप के मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है। हम इसमें देखेंगे केवल सिंगल कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स, सिंगल रो है तो रो मैट्रिक्स। अब हम इसको जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो जनरल फॉर्म इसका होगा आपके पास A मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू Aij। अब देखो पहले नंबर ऑफ रो लिखते हैं, इसमें नंबर ऑफ रो फिक्स है कि आपके पास नंबर ऑफ रो तो 1 ही होगा। अब नंबर ऑफ कॉलम है वो कितने भी हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम पे आपने कोई बाउंडेशन नहीं लगाई है। वो मान लो कि यहाँ 5 दिए हैं, आप अगर दूसरा एग्जाम्पल लें उसमें 7 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास 1 × n। तो अब हम इसमें केवल और केवल फोकस करेंगे इसके ऊपर कि जो आपने 1 लिखा है ये है नंबर ऑफ रो, कि रो आपके पास केवल और केवल 1 ही होनी चाहिए। अब आप इसको फटाफट नोट कर लो। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो मैसेज करके इन्फॉर्म कर दे, मैं यहाँ पे आपके सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ। ऐसे नेट बचाना सीखोगे तभी आपकी जॉब लगेगी, शायद सॉफ्टवेयर किसी कंपनी में लग जाए जहाँ पे ऐसी जॉब निकले कि नेट कैसे बचाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बुलाया जाएगा। देखो तो आप सबने नोट कर लिया है। अब हम इसका थर्ड टाइप देखते हैं। तो थर्ड टाइप देखिए इसमें, तो थर्ड टाइप आपके पास में स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छे समझ लेना, एक बार बोर्ड पे समझ लोगे उसके बाद वापस रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और किसी बच्चे को दोबारा देख, ऐसे मान लो कि कोई भी छोटी मोटी दिक्कत आए इसमें, तो ये सारी वीडियो यूट्यूब पे आपको पता है स्कूल के चैनल पे, तो वहाँ पे आप इसको दोबारा देख सकते हो, अच्छे से दोबारा समझ सकते हो। वैसे आपको शायद दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, आपके लिए टाइम इम्पोर्टेंट है, तो आपका तो वैसे ही टाइम कीमती है, तो आप एक बार देख लोगे उसमें आपको सब कुछ याद हो जाता है। ऐसे बच्चे दोबारा थोड़ी मिलते हैं पढ़ाने के लिए। देखो अब हम उसमें थर्ड टाइप देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स।
जो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है इसमें कंडीशन क्या है? स्क्वायर आप सभी जानते हो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सारे बच्चे जानते हो। रेक्टेंगल और स्क्वायर क्या होता है? मैं एक बार लास्ट बार बोल रहा हूँ, जिन बच्चों की वीडियो चालू नहीं है वीडियो चालू कर ले, तो आपको बार बार नहीं बोला जाएगा, इसके बाद नहीं बोलूँगा। अब आप मैं नेम नोट कर लूँगा सही बच्चों के, फिर बाद में जब आप यहाँ पे फेस टू फेस आओगे तब आपको एक मास्क दिया जाएगा, मास्क पहन के बैठे, फेस ना दिखाएं, तो आप क्लास में लगे दिखोगे। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स देखें, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? आपने रेक्टेंगल देखा होगा, रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है कि जो आपका रेक्टेंगल होता है उसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों डिफरेंट होती है। जो लेंथ है और ब्रेथ है वो डिफरेंट हो, वो तो रेक्टेंगल हो गया। अब यहाँ बात कर रहे हैं स्क्वायर की। स्क्वायर का मतलब होता है कि जो लेंथ होती है और ब्रेथ होती है वो दोनों की दोनों आपस में क्या होती है? सेम होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक ऐसी मैट्रिक्स लिखें इसकी लेंथ भी सेम हो, ब्रेथ भी सेम हो, तो मैट्रिक्स में लेंथ और ब्रेथ का मतलब क्या है कि जितने एलिमेंट आपने रो में लिखे हैं उतने ही एलिमेंट आप किस में लिखेंगे? कॉलम में लिखेंगे। इसका मतलब एक सिंपल सी एक ही लाइन में समझना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उस स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल होते हैं। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल हो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम ये बोल सकते हैं रो इक्वल्स टू, जितनी भी रो है नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, ये इसकी कंडीशन है। मैं हर मैट्रिक्स के टाइप के साथ एक सिंगल लाइन में इसकी कंडीशन लिखवा रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। आपको बड़ी सारी डेफिनेशन रखने की जरूरत नहीं, आपको केवल समझना है कि इस मैट्रिक्स के पीछे लॉजिक क्या है। हम डायरेक्ट एग्जांपल देख के समझ सके कि कौन से टाइप की मैट्रिक्स है। तो देखो इसमें अगर हम देखना चाहें स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसका एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा मैट्रिक्स ए। अब देखो इसमें जितने भी मैं कॉलम लिखूंगा उतनी क्या होनी चाहिए? रो होनी चाहिए। जैसे मैंने कोई एलिमेंट लिखा ए, फिर एलिमेंट लिखा बी, फिर सी, फिर डी, ई, एफ। ध्यान दो इसमें जो मैंने ए बी सी डी लिख रहा हूँ इसका मतलब आप अल्फाबेट भी लिख सकते हो या कोई नंबर भी यूज कर सकते हो, 1 2 3 4 0 कुछ भी नंबर यूज कर सकते हो। बस ये ध्यान रहे कि इसमें जैसे मैंने एक सिंगल रो लिखी है फिर सेकंड रो लिखी। रो तो हमारे पास 2 है इसमें, लेकिन कॉलम अगर हम देखें तो इसमें फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, कॉलम 3 हो गए। और स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है? जितनी आपने रो लिखी है उतनी ही क्या होनी चाहिए? कॉलम। अभी हमारे पास एक रो कम है इसमें, तो एक रो और लिखते हैं हम। मैंने लिखा G H I। अब देखो ध्यान से सारे बच्चे कि जो मैंने ए मैट्रिक्स लिखी है इसमें मैंने 3 तो रो ली है और 3 ही कॉलम लिए हैं। तो जितनी रो है उतने ही कॉलम है। यही तो हमारी कंडीशन थी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या हो? इक्वल हो। इस मैट्रिक्स में दोनों की दोनों इक्वल दिख रहे हैं, तो इसलिए हम इस मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इसका ऑर्डर लिखने के लिए हम जैसे इसमें लिखें तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, तो 3 into 3। अब देखो आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि 2 into 2, 2 into 2, उसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। ऐसे ही हम लिख सकते हैं 4 into 4, जिसमें 4 रो हो और 4 कॉलम हो। आप 5 into 5 भी लिख सकते हो, 6 into 6। केवल एक ही कंडीशन है, जितनी आपके पास रो है उतनी ही क्या होनी चाहिए? कॉलम होनी चाहिए। अब देखो अगर हम इसका जनरल फॉर्म लिखना चाहें तो जनरल फॉर्म आपका आएगा, जनरल फॉर्म केवल मैं ऑर्डर का बता रहा हूं, किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका ऑर्डर क्या होगा। जैसे रो मैट्रिक्स का ऑर्डर बताया, फिर कॉलम मैट्रिक्स का बताया। ऐसे ही अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म लिखना चाहें तो जनरल फॉर्म
दिख रहा है नीचे तक आपको सभी को? मैं लिख देता हूँ, किसी बच्चे को नहीं दिखे तो बता दें। और इसका ऑर्डर है m इंटू एम। सभी को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो मैं बोल देता हूँ, जनरल फॉर्म होगा a i j और इसका ऑर्डर है m इंटू एम। m इंटू एम का मतलब है कि जितनी उसमें रो है उतने ही कॉलम होंगे। आप नोट बाद में कर लेना, मैं आपको टाइम दे दूंगा, आप इसमें कंटिन्यू देखिए। अब देखो हम इसमें आगे देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद में। एक चीज देखो ध्यान से, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप सभी ध्यान से देखो इधर, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रही है, इसमें एक आपको फर्स्ट एलिमेंट से, जो फर्स्ट एलिमेंट है, इससे ऐसे ही एलिमेंट दिख रहे होंगे जो फर्स्ट एलिमेंट से कनेक्टेड है। एक ऐसे आप डायगोनल शेप में लाइन खींचेंगे तो इसमें एलिमेंट आएंगे ए ई आई। ऐसे जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे और उसी लाइन में आपके पास जो जो एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट क्या होंगे? डायगोनल के एलिमेंट होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिखो या किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल बताओ, तो आप क्या बताएंगे कि डायगोनल में एलिमेंट है ए आई ए ई आई। इतना आगे से बच्चों को समझ में, हम इसमें लिख सकते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। डायगोनल के एलिमेंट क्या आएंगे? तो हम यहाँ लिखेंगे, एक तो एलिमेंट है आपके पास ए, फिर सेकेंड है ई और एक एलिमेंट है आई। तो ये एलिमेंट किसके हैं? डायगोनल के। आप सभी बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ आपके पास में डायगोनल के एलिमेंट आ गए। अब हम इसमें इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं, और नेक्स्ट टाइप आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप का आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, किस टाइप की मैट्रिक्स डायगोनल होगी, या डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि हम उसको बोल सके कि ये मैट्रिक्स डायगोनल है। नाम ही इसमें सफिशिएंट है समझने के लिए। इसमें केवल और केवल आपको जो डायगोनल दिखेगा, डायगोनल में ही एलिमेंट दिखेंगे। आप कोई भी एग्जांपल ले, जैसे आप मान लो कि आपने स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल दिख रहा है, तो केवल डायगोनल के अंदर ही आपको एलिमेंट दिखेंगे, बाकी जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट जीरो होंगे। दोबारा समझ लो कि जो आप डायगोनल मैट्रिक्स लिखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल में आने वाले एलिमेंट ही होंगे, उसके अलावा जो एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट जीरो होंगे। एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा, एक चीज ध्यान रखना कि डायगोनल मैट्रिक्स केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनता है, क्योंकि आप अगर रो मैट्रिक्स बनाओगे या कॉलम मैट्रिक्स बनाओगे तो उसमें डायगोनल तो मिलेगा ही नहीं आपको। तो डायगोनल केवल किस में मिलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो डायगोनल केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में मिलता है। तो जैसे मैं लिखूं A इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा A 0 0 B 0 0 0 C। ये मैंने एक एग्जांपल लिया। अब इसमें ध्यान से देखो कि जो आपने डायगोनल लिखा है उसे डायगोनल में ही एलिमेंट है, डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या है? यहाँ पे जीरो है। तो इसका मतलब आपके पास जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें डायगोनल में ही एलिमेंट होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ठीक है बच्चों, इतना आ गया समझ में? हाँ, इनमें किसी को जीरो मत करना। जैसे आप A को जीरो कर दोगे तो ये रो तो पूरी जीरो हो गई, ये कॉलम भी जीरो हो गया, तो आपके पास तो B और C बचेगा। तो फिर वो बच जाएगी आपके पास एक 2 into 2 की डायगोनल मैट्रिक्स। बीच वाले को जीरो करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन C को जीरो कर दोगे तो शुरू की और लास्ट की रो हट जाएगी। तो आप इतना ही ध्यान रखो। इसका ऑर्डर हो गया 3 into 3। ऑर्डर तो आपको पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स का ऑर्डर भी वही होगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो यहाँ पे जो डायगोनल मैट्रिक्स है
इसमें केवल और केवल डायगोनल में एलिमेंट होंगे और डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। इतना सही बच्चों को समझ में आ गया। देखो इसके बाद दो टाइप और बचे हैं, एक बार आप लोग ये नोट कर लो। अब इसमें ये मत समझना कि इसका जनरल फॉर्म नहीं लिखा है। जनरल फॉर्म का मतलब होता है कि आपके पास जो मैट्रिक्स है उसका हमें ऑर्डर बताना है। ऑर्डर आपको पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है, डायगोनल मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होता है, वही जो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। आप इसको जल्दी से नोट कर लो। नोट करने की स्पीड कितनी होनी चाहिए, जितनी स्पीड से आप नेट बचाते हो, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लो और नोट करते ही मुझे मैसेज कर देना, ओके लिख देना, ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूं। किसी को अगर किसी टॉपिक में डाउट हो तो आप एक बार मैसेज करके इन्फॉर्म कर दें। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर दें, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक हैं जो हम पढ़ रहे हैं। आपने अगर इसको एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो एग्जाम तक दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ, क्लास लेते टाइम थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखें, आपके बाद का टाइम पूरा बच जाएगा रिवीजन करने का। ये वो टॉपिक हैं जिनको आपने एक बार पढ़ लिया, दोबारा देखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो अब हम इसमें देखते हैं, 4 टाइप हो गए, हमारे पास 5th टाइप है। स्केलर मैट्रिक्स। अगला टाइप आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ लिया हमने। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब था कि स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका ऑर्डर क्या होता था, जितने नंबर ऑफ रो उतने ही नंबर ऑफ कॉलम। अब हम इसमें देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो आपके पास कोई मैट्रिक्स होगी उसमें केवल और केवल डायगोनल में ही एलिमेंट होंगे। एक छोटी सी चीज इसमें बस चेंज होती है, एक इसमें छोटी सी ध्यान रखनी है बस, जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है वही स्केलर मैट्रिक्स होती है। इनमें चेंज क्या है आपस में, तो इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि जो आप डायगोनल मैट्रिक्स लिखते थे उसमें ये चीज ध्यान रखते थे कि डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। कंडीशन यहां भी वही लगेगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल में आने वाले एलिमेंट डिफरेंट थे, उनमें कोई कंडीशन नहीं थी, आपको कुछ भी नहीं बोला था कि इनमें सभी को सेम रखना है या डिफरेंट रखना है। दोबारा समझ लो कि जो डायगोनल मैट्रिक्स थी, डायगोनल मैट्रिक्स में हमें ये बोला था केवल और केवल डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के अंदर ही एलिमेंट रखने हैं, डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। लेकिन उसमें डायगोनल के जो एलिमेंट है वो सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, ये वहां नहीं बोला था हमें। तो स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल को ही थोड़ा और आगे लेके गए कि उसमें बस ये कंडीशन लगा दी कि जो डायगोनल मैट्रिक्स आप लिखते हो उसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हो। दोबारा समझ लो, डायगोनल के सारे एलिमेंट अगर सेम हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। फॉर एग्जांपल हम इसमें लिखते हैं, मैंने लिखा a 0 0 0 a 0 0 0 a। इसमें जो एलिमेंट है elements of diagonal are same। इसकी कंडीशन क्या होगी कि जो आपके पास डायगोनल के एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये आपके पास होगी स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स के बाद में अब देखो जो डायगोनल मैट्रिक्स आपने पढ़ी थी उसी को अब आगे और एक्सटेंड करते हैं कि उसी से हमने स्केलर मैट्रिक्स बनाई, स्केलर मैट्रिक्स से ही आगे वाली मैट्रिक्स बनाई। ये राज कौन है, क्या टैटू दिखा रहा है बच्चे, शक्ल दिखाओ ना, शक्ल भी तुम्हारी टैटू से कम थोड़ी है, तुम्हारी शक्ल भी एक टैटू ही है।
राज कौन है मैं देख लूंगा भी दूंगा बच्चों। देखो नेक्स्ट आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, टाइप हमारा वही है डायगोनल वाला, डायगोनल को आगे लेके गए, उससे क्या बनी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर में थोड़ी सी कंडीशन और लगा दी हमने, जो स्केलर मैट्रिक्स थी उसमें एक कंडीशन हमने और लगा दी। वो क्या लगाई कि स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम थे, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमने क्या किया कि जो डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम थे उनको हमने चेंज करके किसमें कन्वर्ट कर दिया, 1 में। तो डायगोनल के अगर सारे एलिमेंट 1 हैं तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर उसके डायगोनल के सारे एलिमेंट अगर 1 होंगे, वो मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। इसका ऑर्डर जो होगा वो 2 into 2 भी हो सकता है, 3 into 3 भी हो सकता है, 4 into 4 भी हो सकता है। 1 0 0 0 1 0 सभी को दिख रहा है इसमें। जो आपके पास डायगोनल है, इसे डायगोनल में सारे एलिमेंट क्या है, सेम। इसमें सेम है, इसमें 1 हो गए, तो ये कैसी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मूला या एक सिंबल होता है जिसको हम आई लिखते हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं, और इसका ऑर्डर जो होता है वो हम ये लिख सकते हैं कि आई का ऑर्डर 3 into 3 भी हो सकता है, आई का ऑर्डर 2 into 2 भी हो सकता है, और आई का ऑर्डर 4 into 4। या आप ये भी कह सकते हैं 1 into 1। बस ये ध्यान रखना, इसमें जो डायगोनल होगा उसी में एलिमेंट होंगे, सारे एलिमेंट क्या होंगे, 1 होंगे। 1 के अलावा सारे एलिमेंट 0 होंगे, उसी को हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इतना सभी को आ गया समझ में। तो इसमें आपके पास एक छोटा सा टाइप और बचा है, जीरो मैट्रिक्स। आपको शायद इधर पूरा दिख रहा होगा, अगर आपको ये दिख रहा है तो ओके बोलो, फिर मैं आगे से आगे कंटिन्यू करूँ। सभी को दिख रहा है शायद। देखो इसमें टाइम आपका बचा हुआ है, 3 मिनट बची हुई, तो पहले इसको मैं एक बार समझा देता हूँ। ये लास्ट टाइप आपका, फिर नोट कर लेना। जीरो मैट्रिक्स में आपको कुछ भी नहीं समझना, एक सिंपल सी चीज है, ऑल एलिमेंट्स आर 0, कि ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट क्या हो, 0। और इसमें एक चीज ध्यान रखना बस, जीरो मैट्रिक्स में इसमें आपके पास जो ये लिखा मैंने ऑल एलिमेंट्स 0, इसमें उसके ऑर्डर की कोई बाउंडेशन नहीं है। ऑर्डर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का भी हो सकता है या बिना स्क्वायर का भी हो सकता है, इसलिए ये लिख दिया आपने। या फिर आप इसमें 0 0 और ऐड कर सकते हो। ऑर्डर इसका कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर में इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है जीरो मैट्रिक्स में। केवल ये देखना है कि जीरो मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे 0 आएंगे, ना डायगोनल में कोई नंबर आएगा ना किसी और में आएगा। ठीक है, जो मैट्रिक्स के टाइप थे वो इतने ही, सारे मैट्रिक्स के टाइप खत्म हो गए हैं। आप एक बार इसको नोट कर लो अच्छे से और रिवाइज किया करो, मेरे हिसाब से अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा वो इन्फॉर्म करेंगे। कल मिलेंगे क्लास के सेम टाइम पे, और एक बार आप इसको रिवाइज कर लें ताकि हम आगे के एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सके अच्छे से और आपको अच्छे समझ में आए। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो मैसेज करके हमें इन्फॉर्म कर देना। नेहा, सोनी, नीलम, आपका मैसेज आ चुका है। ओके, थैंक यू बेटा, आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी था।
अब हम कल मिलेंगे और अगली क्लास के शेड्यूल से आप बने रहिए।